मैं दूसरे का हितैषी हूँ। मैं जब बात करूँगा या मैं कुछ बोलूँगा तो मैं उसके हित में बात करूँ। सुनील गुप्ता राइज कैसे कर रहे हैं? मैं कभी प्रॉफिट और लॉस को मैंने आगे नहीं रखा, बिजनेस को आगे रखा। वॉट एवर यू डू इट शुड बी ऑन एथिक्स। जिम्मेदारी को देता नहीं है, छीनना पड़ता है। मेरी औकात प्लेन में जाने की नहीं थी। वी हैव मेड हैवी लॉस ऑफ 60 लाख रुपीस यस गॉन इन लाइक दिस। जीरो। माल बना करके बेंगलोर भेजा है, पूरा माल रिजेक्ट हो गया। मुझे एक टाइम ऐसा था कि भाई घर कैसा चलाऊं मैं। क्या बात कर रहे हो? मेरे आंखों में आंसू आ गए। जब हम बैंक को अप्रोच करें तो बैंक बोलता वी कैन नॉट फंड यू। तो पहले मुझे पैसे से बहुत प्यार था। 2017 में मुझे लगा कि आई शुड रिटायर। मेरा ऐसा सोचना है कि भाई हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे हम। तो हकीकत कभी भी छोटी नहीं होती है। बड़ा ही इमोशनल सफर रहा है। Bosscast, the making of a boss. नमस्कार, स्वागत है आपका बॉसकास्ट में। मेरा नाम है केशव पुरी और हर हफ्ते मैं आपके लिए लेके आता हूं एक नए बॉस की कहानी। फ्राइडे 6 PM। आज के बॉस हैं मिस्टर सुनील गुप्ता, जो प्लास्टिक्स का एक बॉटलिंग प्लांट चलाते हैं। इस एपिसोड में वो बताएंगे कैसे उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया, क्या इन्वेस्टमेंट था, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह का माइंडसेट रख के आप एक छोटे बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हो। और आज हर महीने वो 60 लाख जार्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर आप भी प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बॉसकास्ट आपके लिए। और अगर आपका वो मोटिव नहीं है तो भी ये बॉसकास्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे बिजनेस लेसन्स हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को बहुत बेहतर बना सकते हो। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बॉस वाला, बी द बॉस। तो आपको बचपन में एयरफोर्स पायलट बनना था? मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना था। तो शुरू से मुझे लगता था कि मैं या तो आर्मी ज्वाइन करूं या नेवी ज्वाइन करूं या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करूं। क्यों? पता नहीं, अंदर से एक इंट्यूशन था शुरू से। मुझे थोड़ा, मैं बचपने से थोड़ा मैं डिसिप्लिन रहा हूं। आई डोंट नो, या बिल्डिंग था अंदर से था, मुझे पता नहीं। बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं फौजी बनूं लाइफ में किसी भी रूप से। तो फिर हमारे स्कूल में 3 फैसिलिटीज़ थे, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। हर हफ्ते 2 क्लास होती थी हमारी। तो फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। तो फिर वहाँ से मेरी लाइफ चली। तो फिर बहरहाल धीरे धीरे वो 3-4 साल हम कर पाए। फिर आई वॉज इन 7th, पिताजी का देहांत हुआ जी। तो सारे प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए। तो फिर उसके बाद में लाइफ जहाँ लेके गई चले गए। क्योंकि जब पिताजी होते हैं तो फिर आपका अधिकार 500% होता है। जब घर में पिताजी नहीं होते हैं तो आपका अधिकार, आपको ऐसा लगता है कि आपका रहा नहीं, आपको फिर फॉलो करना है या जो बोले वो करना है। तो वो एक फ़र्क महसूस किया मैं। किसकी बात मानते थे, मतलब वो किसको सुनते थे? फिर फादर फिगर कौन था तब? हमारे बड़े 3 भाई हैं मेरे से। तो उसमें जो इमीडिएटली मेरे से जो बड़े हैं, ललित नाम है उनका, तो ही वॉज फादरली फिगर फॉर मी। और उन्होंने मुझे खंबे की सर का जो है खड़े रह कर के मुझे लेके चले। वैसे तो सब पूरे भाइयाँ ध्यान देते थे, मगर इनका रोल जो है मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रांग रहा। तो स्कूल के बाद फिर कॉलेज गए या पढ़ाई वढ़ाई कैसे? मैं कॉलेज गया। क्या पढ़ाई करी? मैंने इंटरमीडिएट 2nd ईयर किया लास्ट। ओके। उसके बाद में फिर मैं बीकॉम करना चाहता था। फिर अब थोड़ा मैं नॉटी था, जैसा आपको बताया। तो हमारे घर वाले थोड़े अनसिक्योर्ड थे। ओके। तो हमारी शादी जल्दी कर दी है। ओके। तो फिर वो एजुकेशन बाजू रह गया, बिजनेस में आ गया हम। अच्छा, तो पहला कौन सा बिजनेस था जिसमें जो आपने एंटर करा? कौन से ईयर की बात है, थोड़ा सा बताइए शुरुआती। 1977 मैंने एसएससी 75 में किया, इंटरमीडिएट 77 में कंप्लीट किया। तो मेरी इंगेजमेंट भी 12th कंप्लीट होते ही इंगेजमेंट हो गई थी। तो 1 साल रही मेरी इंगेजमेंट। तो फिर मैं टेक्सटाइल में ज्वाइन किया उनके साथ, हमारे बड़े भाई के साथ। आई ज्वाइन इन टेक्सटाइल्स। नाइस नाइस नाइस। तो तब बिजनेस एस्टैब्लिश था, बस आपको प्रेजेंट होना था, या आप भी कुछ अपना इनोवेशन डालते थे? अपना भूमिका क्या थी उस समय आपकी बिजनेस में? नहीं, इस्टेब्लिश था, बस उसको फिर मैंने
आगे बढ़ाया, उसमें सहयोग दिया। तो हमारे जो पिताजी हैं हमेशा बोलते थे, ऐसा सुना हूँ कि जिम्मेदारी को देता नहीं है, छीनना पड़ता है। तो मैंने वो चीज़ छीनी इन ए गुड वे, हाँ बस या कि मैंने आप आगे आके उसको लेते हैं। लेते हैं। तो जिम्मेदारी। मैंने जिम्मेदारी छीनी। फिर वो लोग, फिर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाले उसके बाद में, क्योंकि मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस भी आया उनको। तो मैंने ये काम संभाला। हमारे बड़े भाई साहब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने डाल करके फिर वो संभाले। अच्छा, तो पहला तो टेक्सटाइल का ही काम था ना आपका? हम ट्रेडिंग हमेशा करते से? थे। हाँ, ट्रेडिंग का काम था। ट्रेडिंग का काम था। अच्छा, सूरत से कपड़ा लाना, बॉम्बे खटाऊ की एजेंसी थी हमारे पास, ठीक है। साड़ी की। आप शायद नाम सुने होंगे पहले, आप खटाऊ हाँ का नाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ग्वालियर, जिया जी, ये इसके एजेंसीज थे हमारे हैदराबाद के। अच्छा, तो वो हम काम देखते थे। फिर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम डालने के बाद वो काम बढ़ गया हमारा। तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली? नहीं, मेरे बड़े भाई साहब की थी। मेरे 2 बड़े भाई साहब देखते थे। आप क्या रोल प्ले करते थे? क्या फिर मैंने एज ए कस्टमर एंट्री मारी उनके पास, अपने ही दुकान, अपनी फैक्ट्री में। फिर हमने क्या है, प्रोग्रामिंग के साथ माल बनवाना, माल बेचना। तो फिर उस ढंग से शेप दिया उसको। अच्छा, कॉलेज के दिनों में या कोई बिजनेस से आने मतलब बिजनेस में आने से पहले कोई ऐसी चीज़ें थी जो आपके बिजनेस में काम आई, जो दोस्ती यारी या हाँ, कोई माहौल आपने देखा हो? काम में आया। तो मैं लियो क्लब में था, तो मेरे दोस्त हैं बहुत थे। तो मुझे एक्सपोजर मिला, बात करने का कॉन्फिडेंस मिला, अप्रोच करने का कॉन्फिडेंस मिला, और 4 लोगों के बीच में खड़े रह के बात कर पाऊँ ये कॉन्फिडेंस मिला। क्योंकि लियो क्लब में स्टेज पे बोलना, स्पीच बोलना, तो मैं वो ज़माने में सेक्रेटरी भी रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, कॉलेज में? ट्रेजरर भी रहा लियो क्लब का। तो ये चीज़ें मुझे एक्सपोजर दी, कॉन्फिडेंस दिया। तो जब मैं अपने दुकान पे आया काम करने के लिए, तो ये सारे चीज़ें मुझे बहुत मदद की। यानी एक तो होता है कि भाई आप ए से शुरू कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे मेरा प्लेटफॉर्म स्ट्रांग है, तो मुझे माइलेज एक्स्ट्रा मिला ये सब चीज़ों से। शुरुआती दिनों में जब आप घुसे बिजनेस में, एंट्री करी, तो कुछ याद है उस समय क्या गलतियां हुई थी, और कुछ कोई बड़ी गलती हो गई हो, या कुछ आपने जो अभी भी आपके साथ आपको याद आता है, यार उससे मैं सीखा था वो गलती से? हाँ, उस ज़माने में खटाऊ के जो साड़ीज़ आते थे वुडन बॉक्स में आते थे। हमारा एक गोडाउन फैक्ट्री से, अपना हमारे ऑफिस से दूर हुआ करता था। हमारे पास स्टॉक बहुत हो गया था। तो हम क्या करें, एक 10 बॉक्सेस गोडाउन में रख दिए हम, और वो हमारे दिमाग से स्किप हो गया। तो क्योंकि वो लकड़ी का था, उसमें वाइट एंड्स लग गए, दीमक। तो पूरा कपड़ा ख़राब हो गया। तो वो ज़माने में जो वो अनुभव हुआ कि आपकी गलती से क्या हो सकता, कितना लॉस हो सकता? लॉस हुआ। तो हमने वो लॉस को फिर लॉस नहीं ट्रीट किया, एक अनुभव ट्रीट किया। फिर उसके बाद में फिर संभल के चलना शुरू किया, तो करेक्शंस। पर वही है ना, बिजनेस में बड़ा आपको बड़ा बारीकी से ध्यान देना है। मतलब एक चूक और सब खत्म, मतलब खत्म तो नहीं, लेकिन नुकसान हो सकता है। होता है। शुरुआती बिजनेस दिनों का एक्सपेरिमेंट याद है जो बड़ा फ़ायदेमंद रहा? आपने कहा ये कुछ मैं करता हूँ ज़रा, क्योंकि आप थोड़े से हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करना मुझे लग रहा है पसंद है। तो हम लोग एक बार रायलसीमा, कर्नाटक के तरफ बिजनेस टूर पे निकले हम। ठीक है। तो उस ज़माने में गाड़ी में कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव भी आते थे। तो हम लोग उनको लेकर के, सैंपल्स लेकर के बुकिंग करते थे। तो हम जो है जब तिरुपति की तरफ पहुँचे, तो वहाँ कोदाड़ करके गांव रात में 9 बजे खुला दिखा हमको। वो व्यापारी के पास हम चले गए, बोले ये आज निपटा लेंगे तो अपन थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो हम उसके पास गए गए तो हम उसको जब बोलने लगे ये माल ले लो, वो ले लो, तो बोला नहीं, लेस लगेज मोर कंफर्ट बोला मुझे। क्या बोला? लेस लगेज मोर कंफर्ट। तो आप हमको ज़्यादा लगेज माल बुक कराने के लिए मत बोलिए। हम अगर उसको बोल रहे हैं कि भाई ये माल ले लो, तो वो क्या बोल रहा है, हमको ज़्यादा लेस लगेज मोर कंफर्ट, यानी आप ज़्यादा हमसे माल लिखवाओ मत, मैं जितना कम लूँगा उतना सही रहेगा, फिर होना जब फिर मंगा लूँगा। ठीक है।
तो हम उसकी बात से इम्प्रेस हो गए। तो हम उसको 1 लाख रुपए का माल उस ज़माने में दे दिए। मुझे 5 साल लगे पेमेंट रिसीव करने। वो 1 लाख रुपए वसूल करने के लिए मैंने 1.25 लाख रुपए खर्चा किया। हर हफ्ते आदमी को भिजाना, जो दिया लेके आओ। तो वो एक एक्सपीरियंस भी हुआ मुझे कि भाई किस तरीके से हम डील करना चाहिए। तो एक मेरा ये एक्सपेरिमेंट। अच्छा, मैंने कई सारे लोगों में देखा है अकाउंट्स के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत बार आप अपने पैशन में इतना खो जाते हो कि आप अकाउंट्स को थोड़ा भूल सा जाते हो। यार आप कहते हो ठीक है वो करते हैं, बट अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ मार्केट में आना है, ये बड़ा हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा जो अनुभव है, अगर आप अकाउंट से दूर रहे तो आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि भागना सबको इच्छा होती है। तो मैंने अकाउंट्स को नज़दीक से देखा है, कभी दूर रह करके अच्छा। बिजनेस एक्सपेंड नहीं किया। तो वो ज़माने में रोकड़ बोलते थे, कैश बुक, कंप्यूटर था नहीं। हाँ हाँ, तो रोकड़ बोलते थे उसको, लंबा भाई का था, करेक्ट। ऐसा उठा के लिखते थे, संवत लिखते थे जी। जैसे आज अपन लिखते ना 2025 जी तो उस हिंदी में संवत बोलते उसको। जी। तो वो रोकड़ मैं खुद हाथ से लिखता था और नज़दीक से देखता था। तो क्या है, जब आप अकाउंट्स को नज़दीक से देखते हैं तो जब व्यापार बढ़ाने का जब मैं सोचता था तो मुझे अकाउंट की नॉलेज मदद करती थी वो। पता होता था कहाँ जा रहा है, हाँ, व्हाट तो इज मैं- कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग हाँ, आउट। जब मैं खरीदी को जा रहा हूँ तो मुझे मालूम था कि भाई मुझे 20 बॉक्सेस ही लेने हैं, कंटेनर्स जो बोलते हैं, यानी पेटी बोलते थे हिंदी में ठीक पहले। बात। तो मुझे 20 पेटी माल लेना है। अब यंग ब्लड था मैं, तो मैं 20 की जगह 30 लेके आता था, माल बिकता भी था। तो इस तरीके से फिर अकाउंट्स को नज़दीक से देखने से ये एडवांटेज मुझे मिला कि खरीदी में, बेचने में मदद होती है। मदद होती। सर, आपकी ज़िंदगी में कोई छोटा काम, छोटा सा कोई डिसीजन आपने लिया हो जो एज अ बॉस मूव आपके काम आया हो बिजनेस में? बॉम्बे मुझे खरीदी को जाना पड़ता था। अच्छा। एक ये होता है कि आप जब जा रहे हैं तो पूरा महीने भर का माल ला लो आप। एक ये होता है कि आप हर हफ्ते जाओ, नई नई चीज़ लेके आओ, ख़त्म करो, फिर अगले हफ्ते जाओ तो नई चीज़ लेके आओ। तो वो छोटा बदलाव जो मैं अपने तरफ लिया अच्छा। कि नो मैटर मुझे कितना भी पेन लेना पड़े, वो टाइम पे मेरी औकात प्लेन में जाने की नहीं थी, तो मैं बस से जाता था। आज रात में निकला, सवेरे पहुंचा बॉम्बे, खरीदी किया, तो मैं 1 हफ्ते का माल खरीदता था। बैक माल बिक गया, अगले हफ्ते तो नई नई डिज़ाइन मिलती थी, नई नई वैरायटी मिलती थी। तो वो बदलाव जो है मुझे काफ़ी आगे बढ़ने में मदद किया मुझे। 1982 से 2007 तक आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहाँ पर रहे। हाँ, 25 साल एक इंडस्ट्री में गुजारना, कुछ 4-5 लेसन्स बताओगे, कुछ फेलियर्स, कुछ सक्सेसेस, कुछ लेसन्स शेयर करोगे हमारे साथ हाँ बिल्कुल। प्लीज़? मैं थोड़ा इनोवेटिव रहा हूँ शुरू से, ओके। नई नई चीज़ें करने में मुझे अच्छा लगता था। हाँ। तो जैसे आज प्रिंटिंग है, तो मैं बिज़नेस टूर बहुत करता था। तो मुझे लगता था कि भाई ये जैसा तमिलनाडु का टेस्ट अलग है, कर्नाटक का टेस्ट अलग है, आंध्रा का टेस्ट अलग है। तो मैं जब टूर करता था तो मुझे एक अनुभव होता था कि भाई यहाँ के लिए ये अगर मैं बनाऊँगा तो चलेगा। तो जब मैंने तमिलनाडु के लिए अलग डिज़ाइनिंग की, कर्नाटक के लिए अलग की, रायलसीमा के लिए अलग की, छत्तीसगढ़ के लिए अलग की, आसाम के लिए अलग की, जब मैंने स्टेट वाइज जब मैंने डेवलपमेंट करके जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। नाइस। और इंडिया तो जाना ही जाता है डाइवर्सिटी के लिए। हाँ, सो वो एक ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट है ही। क्योंकि हर जगह जो है डिज़ाइन का पैटर्न अलग होता था। अगर मैं आंध्र प्रदेश का डिज़ाइन अगर मैं छत्तीसगढ़ में दूं तो वहाँ पसंद नहीं आएगा। करेक्ट। उनकी एक अपनी होती थी। जैसे उड़ीसा में बहुत ट्रैवल करता था, तो उड़ीसा में क्या है, संबलपुरी प्रिंट्स बहुत चलते थे। तो मैंने इनोवेटिव ये किया कि मैंने वो वीविंग में करते थे, मैं प्रिंटिंग में डेवलप किया। तो हमारी साड़ी वहाँ जाने लगी, यानी लोग मानने लगे अरे भाई मुझे फलाना का माल चाहिए।
तो जब फ़ोन आता था हमारे के पास हमको ये माल चाहिए आपका, तो मेरा जो है सीना फूल जाता था कि अरे चलो भाई आज लोग माल मांग रहे हैं अपने से। कितनी बड़ी बात है, और जबकि इतना बड़ा बाजार है, कितने ही सैकड़ों लोग हैं तो भी। तो ये एडवांटेज ज़रूर मिला मुझे। टेक्सटाइल, जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे तो कुछ ऐसा कोई बड़ी चीज़ हुई थी कि जैसे अपार्ट फ्रॉम ये जो साड़ी वाली आप बता रहे हो, या इसके अलावा कोई जो बड़ी चीज़ जिसने एकदम लेवल ऊपर कर दिया है? मार्केटिंग में बहुत इंटीरियर मैंने उसको समझा, देखा, तो फिर हम जब मार्केटिंग में अंदर उतरे तो फिर मुझे बहुत गैप लगा उसमें कि भाई अगर मैं इसमें मेहनत करूँगा तो मुझे माइलेज डबल मिल सकता है। जैसे क्या गैप? माल हम एक जगह माल होना है, मगर उनको जो चाहिए वो शॉर्ट है, तो फिर मैंने उसको बारीकी से पकड़ के फिर मैंने वो चीज़ों को बनाना शुरू किया। कैसे पता चला वो शॉर्ट है, उनको चाहिए वो शॉर्ट है, ये कैसे पता चला? वो इसलिए पता चला क्योंकि जब मैं कस्टमर के पास विजिट करता था, उनके बिजनेस प्रेमिस में जाते थे, विजिट करते थे, Okay. समझते थे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। जब वो हमको पूछते थे कि भाई ये चाहिए हमें, हमको पूछते थे, तो वहाँ से मुझे लगा कि भाई ये चीज़ आप पूछ रहे हैं तो इसका मतलब गैप है। तो फिर हमने उसको भी फैलाना शुरू किया, तो उससे मुझे ग्रोथ अच्छी मिली। क्या था, कोई ऐसा, कोई टेक्सटाइल, कोई ऐसा बना हुआ कोई चीज़ थी जो आपको लगा और उसने गैप फिल कर दिया था? बेसिकली देखिए, प्रिंट के अंदर तो क्या है, जो प्रिंटेड होता है, पहले प्रिंटेड बहुत चलता था, आज भी चलता ही है। जी, जी। printed। वो ज़माने में प्रिंट का बहुत चलन था, जी बहुत चलन था। जी। तो वो प्रिंट के अंदर क्या है, वो एक चैलेंजिंग जॉब होता था, क्योंकि टेक्निकली डिज़ाइन को अच्छे से डेवलप करना, फिर अच्छे से प्रिंट करना, अगर वो चीज़ 19-20 हो जाती है तो फिर वो माल आपका डेड हो जाता है। Correct। तो लोग डरते थे करने के लिए, तो मैं बोला नहीं, अपन अब उतरे हैं तो फिर पूरी तरीके से उतरेंगे इसमें। तो फिर मैंने उसको नज़दीक से देखा, समझा, तो फिर वो डिज़ाइन डेवलपमेंट वगैरह किस तरीके से होगा, किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से डिज़ाइनिंग करके उसको अपन मशीन पे लाएंगे, वो टेक्निक के अंदर हम जब डिटेल से काम करें तो वो चीज़ से क्या हुआ, हमारे को हमारी प्रिंटिंग स्पेशलिटी बन गई। ओह, तो आप खुद भी कुछ प्रिंट करते थे कि कुछ ऐसा डिज़ाइनिंग में था आपका, कोई इनपुट रहता था आपका? मेरा इनपुट, मैं खुद डिज़ाइनिंग नहीं करता था, बट मेरे जो दिमाग में आइडियाज़ होते थे, मैं जो डिज़ाइन डेवलप करने वाले हैं उनको बुला करके बोलता था कि मुझे ये तरीके से मुझे एक 50 स्केच बना के दो। तो वो 50 जब लेके आते थे, बहुत बार 50 तो समझ में नहीं आते थे, तो फिर मैं उनको डिस्करेज नहीं होने के लिए मैं उनको वो 50 का पैसा भी देता था और 50 बनवाता था। बिल्कुल ठीक बात है। तो वैसा मैंने उसको डेवलप किया। और उड़ीसा में पूरे संबलपुरी प्रिंट्स कॉटन में वीविंग में चलते थे, तो मैं थोड़ा शुरू से इनोवेटिव था। तो वो साड़ियाँ होते थे 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 800 रुपये, ऐसे साड़ियाँ होते थे। तो मैं 50-50 साड़ी खरीद के लाता था वहाँ से, वो डिज़ाइन डेवलप करवाता था प्रिंटिंग में। मतलब जो साड़ी 8000 में, सॉरी 2000 की है, 1000 की है या 900 की है, वो साड़ी मैं 150 में देता था प्रिंट में। हाँ, भाई एक 800 की साड़ी लेबर सही है। क्लास तो नहीं पहन पाएगा, हाँ। पुअर क्लास नहीं पहन पाएगा, थोड़ा अपर क्लास ही पहनेगा। तो मैं बोला भाई वो जो इंसान जो 150 रुपये की साड़ी पहनने वाला है, उसकी भी तो ख्वाहिश होती होगी ना कि मैं 800 की साड़ी पहनूं। तो मुझे ये लगता था कि मैं वो 800 वाला डिज़ाइन कम से कम इसको 150 वाले में दूं तो ये पसंद करेगा। फिर जब ये डेवलप होकर जाता था तो वहाँ से हमको फ़ोन आता था, भाई हमको और दो, और माल भी जाओ, तो साला सीधा खुल जाता था यार चलो। ट्रेडिंग में या टेक्सटाइल में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ कभी? बड़ा लॉस मतलब काफ़ी बड़ा लॉस? नहीं, कभी भी नहीं। अरे वाह, अच्छा रहा मतलब फिर तो बहुत बहुत ब्लेसिंग है ये इस बात में। ये इसका कारण अकाउंट्स को नज़दीक देखने से हुआ। ये जो लॉस नहीं हुआ, करेक्ट, नहीं तो लॉस होता है, मगर मुझे जो लॉस नहीं हुआ ये मैं अकाउंट्स को नज़दीक से, पहले अकाउंट्स देखता हूँ, बाद में माल देखता हूँ, मैं मार्केटिंग देखता हूँ। अकाउंट्स के बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद अकाउंट्स नहीं। तो मेरा ये अनुभव है कि पहले आप अकाउंट्स देखो, धंधा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अकाउंट्स पहले आना चाहिए, तो जो मैंने किया। अगर आप कैसे समझा जाए कस्टमर को? मतलब इफ़ आई एम न्यू इन द मार्केट,
क्या मैं वो 2-3 चीज़ें करूं जिससे मुझे कस्टमर का समझ में आए, अच्छा भाई ये मेरा कस्टमर ये चाहता है। मैं क्या करता था, जैसा मान लो मेरे 4 कस्टमर हैं वहाँ, और मेरे को मालूम है 4 कस्टमर ये मेरे से माल नहीं लेंगे, तो मैं उनके पास भी जाता था। ओके। तो मैं उनको पूछता था, भाई तेरे को माल नहीं लेना है तो मत ले, दोस्ती तो रख, दोस्ती तो रख। सही बात है। और बता क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है। हो सकता है मैं तेरे को सैम्पलिंग करके दूँ, हो सकता है तेरे को समझ में आए, हो सकता है नहीं समझ में आए, मगर मेरे को समझने में मदद तो कर, और तेरा उसमें फ़ायदा होता है तो सपोर्ट कर। तो वो लोग भी जो है थोड़ा सपोर्ट करते थे, तो मैं पूरा बारीकी से समझता था जाकर, पेनिट्रेट होकर के भाई ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो जब फीडबैक मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना कोई भी चीज़ अमल करने में, तो वो सपोर्ट किया मुझे। आपकी जो कंपनी के कोर वैल्यूज़ हैं, आपकी अपनी फाउंडेशन वैल्यूज़ हैं, वो आपको क्लाइंट मैनेजमेंट में मदद करती है? करती है। कैसे? कस्टमर से मैंने आज ऑर्डर लिया 100 रुपये से एग्जाम्पल, अगले दिन 104 हो गया, अगले दिन रेट बढ़ गए, करेक्ट। रॉ मटेरियल का रेट, आज मैं उनसे 100 रुपये की बुकिंग, 100 रुपये से बुकिंग लिया, 104 हो गया अगले दिन। ठीक है। तो अब मेरे ऊपर होता है कि मैं उसको डिलीवर करूं, या मैं बोल दूं कि भाई अब रेट बढ़ गया, मैं ले नहीं पाया तो मैं दे नहीं पाऊंगा। 2 चॉइस है मेरे पास। करेक्ट। सो आई नेवर गो बैक, नो मैटर इफ आई मेड लॉस और प्रॉफिट, दैट इज सेकेंडरी। इफ आई एम कमिटेड आई विल ओबे। मतलब कस्टमर को ये मालूम है कि मैं अगर सुनील से डील कर रहा हूँ तो मुझे कभी तकलीफ़ आने का नहीं है। उसको ये मालूम है कि मैं अगर कमिटमेंट दे दिया कि भाई ये रेट का है, तो मैं उसको वो देता हूँ, डिलीवर करता हूँ। व्हाट आई से आई डिलीवर। तो उससे हमारी गुडविल जो है बढ़ती है, तो कस्टमर प्रायोरिटी हमको देता है। बिल्कुल ठीक बात है। दैट इज़ हाउ वी एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ। और फ्यूचर में आपको रिफ्लेक्शंस दिखते हैं इसके? तुरंत शायद ना दिखेगा, बट दिखता है ना, इमीडिएट भी दिखता है। हाँ, मतलब उसका ट्रस्ट इतना हो गया कि वो सालों साल आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं और जा ही नहीं रहा है। वो हमसे झगड़ा करेगा हाँ। मगर छोड़ेगा नहीं। हाँ, एक तो ये होता है आप झगड़ा कर लेगा, वो छोड़ देगा। करेक्ट। वो हमसे झगड़ा करेगा, नहीं मेरे को ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। तो हम, क्योंकि हमारा लोगो ही है ना भाई, हमारा वी आर बिजनेस पार्टनर्स, हम आपके बिजनेस पार्टनर हैं, हम सप्लायर है ही नहीं आपके। तो हम वो ढंग से डील करते हैं, तो वो सामने वाला हमारे को ट्रस्ट करता है। कोई झगड़ा याद है आपको जो हुआ हो कभी, बड़ा तगड़ा हो गया हो? अभी रिसेंटली की बात है, कस्टमर के पास माल चला गया, वो बोला माल पूरा भीगा हुआ है और क्वालिटी सही नहीं है। तो मैंने बोला उसको एट माई कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज। मेरे लिए कस्टमर इज़ राइट ऑलवेज। मेरा जो ट्रीटमेंट है, कस्टमर गलत है तो भी मेरे लिए सही है, सही है तो भी सही है। तो कस्टमर जो है बोला, तो मैं उसको एक बार तो बोला यार ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये माल भीगता भी है तो ख़राब होता नहीं है। तो आई थिंक इफ़ यू कैन, इफ़ यू वांट टू यू कैन। नहीं, क्वालिटी भी बराबर नहीं है। तो मैंने उसको एक ही बात बोला, आप काम करो, आप पूरा माल मुझे रिटर्न भिजा दो, आप नो मैटर व्हाट, कॉस्ट मेरा, जो भी एक्सपेंसेस है, फ्रेट वेट जो भी है, इट्स माइन, डोंट वरी, मैं आपको दूसरा माल भिजा दूंगा, डोंट वरी। उसने वो माल चला लिया, यूज़ कर लिया, रख लिया। यानी हम तैयार हो गए ना। अगर मैं उससे जिद करता कि नहीं ये माल अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो और ज़िद्दी हो जाता। भाई तेरे को तकलीफ है ना, भिजा दे, मेरे को 1,50,000 रुपये नुकसान होएगा, नफ़ा होएगा, इट्स माइन, बट तेरे को तकलीफ नहीं आना चाहिए। तो हमने उसको फिर वो ढंग से जब बोला, तो वो भी फ़ोन करके बोला नहीं, आई विल सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू। मतलब दैट इज़ योर चॉइस। भिजाना है तो सोचना नहीं, मैं आज भी तेरे साथ हूँ, कल भी तेरे साथ हूँ। बिज़नेस को आगे रखा, और बिज़नेस होगा तो नफ़ा आएगा, और बिज़नेस है तो लॉस भी होगा, बिज़नेस है तो सामने से कंप्लेन भी आएगी। उसको मैंने हमेशा पॉजिटिव लिया। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो टेक्सटाइल से आप शिफ्ट हो गए बॉटल्स में, हाँ, है ना? ये आप ने बॉटल्स बनाना स्टार्ट करे, जार्स, लिड्स, है ना, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए आप देने लग गए।
चाहे उसमें पानी स्टोर करिए या एडिबल ऑयल या हाँ, चॉकलेट्स, कैडबरीज सब। एवरीथिंग, राइट? सो हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन फ्रॉम टेक्सटाइल जिसका कोई लेना देना नहीं है बॉटलिंग प्लांट से? हाँ, बिल्कुल अलग डिफरेंट है। हाँ, इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। फिर मेरी सेविंग्स, जो मेरी वाइफ है ललिता, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा उसमें। वो मुझे बताई कि भाई आप 10,000 रुपये भी आप कमा के लाएंगे तो मैं आपका घर चलाऊंगी। तो मेरा मॉरल और स्ट्रांग हो गया। अरे यार, 10,000 20,000 में जब घर चल रहा तो फिर हम क्यों इधर उधर सोचें। तो वहाँ से जो है हमारा फाउंडेशन और स्ट्रांग हो गया। फिर हमने एक छोटा शेड जो है बनाया। 2 मशीन हम जब डाले तो हमारे लिए 2 मशीन भी बहुत बड़ी बात थी। जब तो 2 मशीन हम डाले, उसके बाद फिर 2 के 4 किए, 6 किए, 8 किए, आज 25 मशीन है। बढ़िया। तो ये जब ये 2 से 4 हुआ, क्योंकि 4 से 8 और 8 से 12 तो हो जाते हैं, ये पहला 2 और 2 से 4 बड़ा टफ वो हो करना हो, मतलब टफ हाँ, काम होता है। हाँ, टफ। तो वो कैसे किया, थोड़ा सा बताइए। क्या प्रोसेस होता था, क्या आपका माइंडसेट था, कैसे काम करते थे, क्या सोचते थे, क्या प्लान करते थे? भाई जुनून था कि भाई अब काम तो बढ़ाना है और काम तो करना ही है। तो जहाँ है वहाँ से तो काम चलने वाला नहीं है, इसको तो और आगे लेके जाएंगे। तो वो जर्नी में जो है, जब हम बैंक को अप्रोच करें तो बैंक बोलता आपका नया एक्सपीरियंस है तो वी कैन नॉट फंड यू। करेक्ट। ऐसे भी परिस्थिति बनी हमारी। मगर अब फिर कुछ रिजर्व्स थे हमारे, जो भी थे, फिर उससे हमने और 2 मशीन ली। अच्छा। फिर वो 4 मशीन के बाद फिर जैसा जैसा कमाते गए वैसा बढ़ाते गए। तो वो जो 2 से 4 जो हुआ उसमें भी दिक्कत आई हमारी। काफ़ी हमको परिश्रम करना पड़ा। बट क्योंकि हमारी जो रेपुटेशन मार्केट में बनी या रही, वो भी सपोर्ट की हमको। तो वो जो है हमको आकर के बोला भाई आप पैसे आप कभी भी दो, मशीन 2 लगाओ आप। अच्छा। ऐसा भी 2 मशीन में भिजा रहा हूँ, आप लगाओ, पैसे आप हमारे कुछ 6 महीने के बाद दो, साल भर के अरे बाद। यार, तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, शुरुआती दिनों में कुछ टेक्निक्स नई आपने इस्तेमाल करी, कोई नए प्रोसेसेस लगाए जिससे कि आपको लगा कि नहीं यार ऐसे मैं करूँगा तो मेरा ग्रो होगा, और वो हुआ भी? देखिए, क्वालिटी हमेशा बिकती है, चाहे आप सस्ता बनाओ ठीक है। या महंगा बनाओ। क्वालिटी ऑलवेज पेस। आप सस्ते में भी अच्छा देंगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो मैं ये देखा कि भाई मुझे कस्टमर नीड बेस नहीं चाहिए, उसको मेरे को प्रायोरिटी मिलना। मान लो उसको 100 बॉटल खरीदना है तो मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट में रहना, उसके फर्स्ट 40 बॉटल 50 बॉटल का सप्लायर मैं रहना उसके पास। मेरे बाद अगर चाहिए तो वो दूसरे से लेना, उसको उसके शॉर्टेज के टाइम पे मैं नहीं, मतलब मेरा आई शुड बी ए प्राइम सप्लायर टू हिम। गॉट इट। तो वो जो है मुझे कहाँ से मिला, मैंने मशीन भी बेस्ट ऑफ बेस्ट डाली। मोल्ड्स होते हैं इसके जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाते हैं तो उसका आउटकम ऑफ क्वालिटी अच्छा होता है। तो ये मैंने अच्छे से अच्छे दोनों भी किए, तो उसका मुझे ये एडवांटेज मिला कि भाई मेरी क्वालिटी अच्छी रहने लगी। तो ये प्लास्टिक के जार कौन से शुरुआत में आप बनाते थे, किन किन चीज़ों के बनाते थे? हम लोग कन्फेक्शनरी के लिए बनाते थे, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इसके लिए पहले बनाते थे। अच्छा। तो प्रोडक्शन में क्या पहले कितना होता था, बाद में कितना होता, कैसे? अगर हम पीसेस में बात करें तो पहले हम जैसे शुरू में हम 2 लाख पीस बनाते थे। 2 लाख इन अ मंथ? हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद में हम 5 लाख पे आए। आज हम 60 लाख जार बनाते हैं। 60 लाख जार्स इन 1 मंथ। और कितनी अभी मशीनें हैं आपके पास? मेरे पास अभी 22-23 मशीन है। प्रोडक्शन सेटअप करते समय आप कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखते थे जिससे कि चीज़ें बेटर रहें और फ्लो बेटर रहे? क्या फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं? प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जीक्यूशन। जो आप प्लानिंग है, फिर अच्छा मुझे जिसमें नॉलेज नहीं थी फिर मैंने उसको आउटसोर्स किया। ओके। भाई आज मान लो हर चीज़ की नॉलेज तो मुझे थी नहीं, तो फिर मैं जो है आउटसोर्स किया। जो बंदा टेक्निकली स्ट्रांग हो, जो प्लानिंग ऑलरेडी 4 इंडस्ट्री 10 इंडस्ट्री या 20 इंडस्ट्री में किया हो, तो हमने उसको हायर करके
प्लानिंग ले करके फिर हम एग्जीक्यूट किए। हाँ, अच्छा तरीका है कि आप गलती करके गलती करें बार बार, इससे बढ़िया किसी एक्सपर्ट को ही बुला लो तो फिर बढ़िया। हम तो हमारा भी अनुभव दिया उनको, उसका भी एक्सपीरियंस लिया, तो दोनों मिल करके थिंग्स हैपन इन बेटर वे। राइट। नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें इनोवेशन का स्कोप होता है क्योंकि वही प्लास्टिक जा रहे हैं, वही लिड चला आ रहा है। होता है, होता है, है होता है। भाई आज एक कस्टमर जो 60 ग्राम का जार लेता है, हमारी ये कोशिश रहती है कि भाई कस्टमर को हम बेनिफिट दें। तो हम क्या करते हैं, वही डिज़ाइन हम उसको 55 ग्राम में डेवलप करके स्ट्रेंथ वही मेंटेन करके हम देते हैं उसको। तो वो कस्टमर जब मैं 60 ग्राम में ले रहा है तो डेफिनेटली जब मैं 55 में दूंगा तो लेगा ना। तो हम वैसा भी डेवलप करके देते हैं। तो हम इसलिए हम हमेशा कस्टमर को ये बोलते हैं, भाई वी आर योर बिजनेस पार्टनर्स, वी आर नॉट योर सप्लायर्स, वी आर योर बिजनेस पार्टनर्स। आप तो हमारा काम है कि आपको हम बेनिफिट करके दें, तो हम साथ चलते हैं आपके, तो आप भी साथ चलिए हमारे, और लॉन्ग टर्म में आपको भी बेनिफिट होगा आपसे। बिल्कुल ठीक है। व्हाट डू यू फील अबाउट पैकेजिंग? भाई पैकेजिंग इज़ ए प्रेजेंटेशन, और आज हर चीज़ की पैकेजिंग इज़ ए प्राइमरी भी नहीं है तो सेकेंडरी तो है। भाई अंदर का प्रोडक्ट इज़ प्राइमरी, करेक्ट, और पैकेजिंग इज सेकेंडरी। तो आज सेकेंडरी में है हम, तो वो भी हम अच्छे से दें ना। जो आप दे रहे हो वो अच्छे से दो, ताकि कस्टमर को जब लेके जब निकलता है जार तो भाई उसको अच्छा लगना चाहिए। करेक्ट। और क्वालिटी कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या करते हो? इसी में आगे सवाल आता है। क्वालिटी कंसिस्टेंसी के लिए देखिए, अब हम R&D करते हैं, फिर उसके बाद में हम एक एक स्टेज पे हम, जैसे पहले एक कैप्सूल बनता है, फिर उसको एयर से ब्लो करके जार बनाते हैं। तो हम स्टेज वाइज जो है क्वालिटी चेक करते हैं। प्री फॉर्म, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर हुआ नहीं, उसका स्ट्रेंथ बरोबर है नहीं है, वो चेक करते हैं। फिर उसका होने के बाद फिर हम जब जार ब्लो करते हैं तो जार के अंदर वो स्ट्रेंथ आ रहा है नहीं आ रहा है, टॉप लोड ले रहा है नहीं ले रहा है। जैसा मान लो आज एक के ऊपर एक 5 कार्टून रख दिए, एक एक कार्टून में 12 जार्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हम ये देखते हैं भाई 10, एक कस्टमर के पास आज जगह की तो स्केर्सिटी है ही है सब जगह। सही बात। तो वो लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक 10 लगाते हैं। तो जब 10 लगाते हैं तो वो 10 का लोड सबसे नीचे वाले पे है, यस, तो वो टॉप लोड बोलते हैं। तो वो टॉप लोड संभालना चाहिए। तो हम जो है उसकी स्टडी करके उसको हम चेक करके बोलते हैं कि भाई इसका टॉप लोड अच्छा है, तो वो कस्टमर के पास माल रहेगा तो दबेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, वो जार बैठ जाता है। बराबर है। तो वहाँ तक भी हम ध्यान दे करके काम करते हैं। वेरी नाइस है, बहुत अच्छी तरीका है। और इससे आपका कस्टमर ही तो खुश हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जिसको आप दे रहे हो उसका कस्टमर, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आप भी कनेक्टेड हो उसी लाइन में। यस डेफिनेटली। बिजनेस एज अ बिजनेस पार्टनर आपने बोला। भाई हम तो, हमारा सिंपल है, कंज्यूमर तक हमारा कस्टमर है। हम वो लेवल से काम करते हैं। खाली इंडस्ट्री वाला मेरा कस्टमर नहीं है, कंज्यूमर रिटेलर के पास जब शिकायत करेगा तो वो रिटेलर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर के पास शिकायत करेगा, वहाँ से शिकायत फिर हमारे पास ही आएगी ना। बेस तो आप ही, हम ही है, तो फिर हम आखिरी वाले को संभालो ना पहले, बराबर है। बीच का सारा सॉल्व हो जाएगा। खत्म। हाँ, नाइस नाइस। पैकेजिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्या उनको खर्चा करना चाहिए हाई क्वालिटी पैकेजिंग पे, इन द सेंस ऑफ कि वो थोड़ी महंगे पैकेजिंग पे जाएं, या वो नॉर्मल से भी शुरू करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? क्या सजेस्ट करते हो आप? भाई मेरा सजेशन ये है कि वो कंज्यूमर पे बर्डन नहीं होना चाहिए। आप बनाओ, आप, इट शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन हिम कि भाई आपका अंदर का प्रोडक्ट 6 रुपये का है और आप पैकिंग के लिए 3 रुपये लगा के 9 रुपये आप ले रहे, तो दैट आई विल नॉट सजेस्ट यू। आप जो भी दे रहे अच्छे से अच्छा दो आप, मगर नॉट एट द बर्डन ऑफ कंज्यूमर। उसको ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। बहुत बढ़िया। कोई पैकेजिंग की क्लाइंट स्टोरी है जिसमें आपने कुछ डिलीवर करा हो और क्लाइंट की तरफ से आपको बहुत फेलियर आया हो या अच्छी बात आई हो? दोनों ही बता दीजिए, दोनों में से कोई एक है तो वो बता दीजिए। नहीं, फेलियर भी होता है ना। हाँ। ऐसा थोड़ी है कि नहीं ऑफ कोर्स
फेलियर भी है, फेलियर इज ऑल्सो ए सक्सेस। या करेक्ट, इन अ वे। फेलियर इज फर्स्ट स्टेप। यस। हम लोग जो है एक बार माल बना करके बेंगलोर भेजाए हम, पूरा माल रिजेक्ट हो गया। दे आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी। एक ये होता है कि भाई नहीं हमारा माल तो अच्छा है, आपके पास ही तकलीफ है। वी नेवर सेड लाइक दैट। ओके, वी एग्री दैट आवर क्वालिटी वाज इन्फीरियर, या जो आपके हिसाब से नहीं है तो आप जो है वी एक्सेप्ट दैट। फिर हमने उनको सेकंड लॉट बना के दिया, सेकंड लॉट भी रिजेक्ट हो गया। बोला नहीं अब तो मेरे लिए चैलेंज है, तो हमने उसको फेलियर को भी फिर चैलेंज दे करके थर्ड ट्रिप में हम उसको फिर सक्सेस किए उसको। पर नुकसान हो गया वो 2 ट्रिप का। हाँ, 2 ट्रिप का नुकसान, मगर ठीक है क्योंकि होता है। अब अगर हम हमारी गलती को हम नहीं मानेंगे तो फिर हम ऊपर तो आएंगे नहीं ना। कभी ऐसा हुआ आपने किसी क्लाइंट को कुछ सजेस्ट करा हो और उसके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहा हो? होता है, हुआ है। अब एक कस्टमर को हम जो है एक आइटम 120 ग्राम में दे रहे थे, उसको हमने 98 ग्राम्स में करके दिया, तो उसको 22 ग्राम की सेविंग हुई। तो आज 22 ग्राम यानी इट मैटर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, वॉल्यूम लगता है। करेक्ट। तो वो उसको बेनिफिट हुआ, तो वो हमको फिर। और उसने एक्सेप्ट करा, हाँ सही बात कह रहे हो यार सुनील। हाँ, बढ़िया है। अब कैप है, जार में क्या है, 2 नमूने के नेक आते हैं। एक पतला नेक आता है जिसका वेट कम रहता है, एक थिकनेस ज़्यादा रहती है उसका वेट ज़्यादा रहता है। अब उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव आइटम है, तो उनको वो चाहते हैं भाई हमको कॉस्ट कम करके दो, तो हम कैप को भी थोड़ा श्रिंक कर देते हैं, नेक कम करके वज़न कम कर देते हैं। और जार में भी हम क्या करते हैं, उसका जो नेक होता है ना, थ्रेडिंग का जो होता है क्या, हाँ। उसका हम क्या करते हैं, वो जो अगर वो उसका 8 ग्राम है तो हम उसको 5 ग्राम करके नया मोल्ड बनाते हैं, तो वो उसका लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कस्टमर हमारे साथ रुकेगा नहीं ना। तो हम कस्टमर को रोकते ऐसा ही है कि भाई हम, दैट इज़ वाई वी से दैट वी आर योर पार्टनर्स। करेक्ट। कि प्रॉब्लम क्या है बताओ, या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या expect करके देंगे, तो हम R&D करके देंगे आप। कॉस्ट इसमें बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है ये। पैकेजिंग बहुत कॉस्ट सेंसिटिव है, जबकि इतनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी कि आपका दिल से बनाया हुआ माल किसी डब्बे में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो डब्बा वो जिम्मेदारी उठा रहा है आपके माल की, हाँ, उसके बावजूद भी बड़ा कॉस्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री है। यस, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना। अगर उसका प्रोडक्ट 100 रुपये में है तो बाजू वाला 99-50 में बेच रहा है, हाँ। तो उसको भी तो वहाँ ठहरना है ना। करेक्ट। कैसे मैनेज करते हो इसमें प्रॉफिट्स, मार्जिन, ये सब मैनेज करना टफ हो जाता होगा, कैसे करना? इट्स चैलेंजिंग। देन हाउ डू यू डील विद इट? मैं इसको ऐसा डील करता हूँ कि मेरी जो प्रोक्यूरमेंट है मैं उसमें ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि बेचने में तो आपको रेट ज़्यादा आएगा नहीं। तो मैं जो मेरा जो बैकवर्ड है मैं उसमें पूरा काम करता हूँ कि भाई व्हाट बेस्ट आई कैन, तो वहाँ से कंट्रोल करता हूँ मैं उसको। करेक्ट, क्योंकि वहाँ आपने ठीक कर दिया। तो सस्टेनेबल पैकेजिंग क्या होती है, क्या वाकई है सस्टेनेबल पैकेजिंग? पैकेजिंग इंडस्ट्री ऐसा है, ये तो एवर एंडिंग है, ये तो रहना ही है। बिगर पैकेजिंग के तो कोई आइटम जाएगा ही नहीं। करेक्ट। हो सकता है प्रोडक्ट चेंज हो जाए, हो सकता तरीके बदल जाए, मगर पैकेजिंग तो रहेगा। आज आप थम्स अप बॉटल में पैक कर रहे हैं, कल टेट्रा पैक में भी आ गया, तो ऐसा चेंजेस तो आते रहेंगे। नहीं, सस्टेनेबल पैकेजिंग जो ये बोलते हैं कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज हम मेरा ऐसा सोचना है कि भाई हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। हम आज कमा लो खा लो ठीक है, मगर आने वाले 20 साल के बाद हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या दे के जाएंगे, आने वाले जनरेशन को क्या देंगे आप। अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहेगा तो आज दिक्कत तो 20 साल के बाद है ना। करेक्ट। क्या करते हो आप उसके लिए? तो हम लोग जो हमारा जो आइटम है, हम बायोग्रेड, हम जो है हमारा फूड ग्रेड है आइटम, रीयूजेबल है। अच्छा, पेट पैकेजिंग में ले लीजिए चाहे ट्रेडिंग में, अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम, जिसकी वजह से एक गुड बेनिफिट इन रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ सिस्टम होता हुआ है।
प्लीज़ कुछ बताइए, क्या था वो, कैसे हुआ था, उस समय का सिनेरियो क्या था? जब हम माल बुक कराते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट होता है, फिक्स होता है, तो फिर उसका फाइनल हो जाता है। तो कई बार मेरा इंट्यूशन बोलता है कि नहीं भाई, दिस आर द बेस्ट रेट्स अवेलेबल, तो आप 10 की जगह 30 कंटेनर ले लो आप। तो वैसा जब हम लिए तो वो जो है दैट हैज़ क्रिएटेड रेवेन्यू। नाइस, वो बेनिफिट उधर मिला आपको। भाई जैसे आज हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारे जो पैकेजिंग में लगता है, पॉलीमर। वो अब लोएस्ट में लोएस्ट 62, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 50-60 रुपीज़ चला गया, जो कि यूजुअली 85 के रेंज में रहता है। ओह, कोविड के टाइम पे जो है इट केम डाउन टू 60। 80 का माल 60 में मिल रहा है आपको। 50 होना है, 40 होना है तो किस्मत की बात है, वो आगे देगी। और अब 80 का माल 60 में मिल रहा, तो मैंने 3 टाइम्स मोर खरीद लिया। जैसा मैं अगर 10 लेता हूँ तो 30 ले लिया, 20 लेता हूँ तो 50 ले लिया। नाइस। तो वो एक थॉट प्रोसेस मुझे काम में आया। अच्छा, जब बल्क ऑर्डर्स आते हैं तो कॉस्ट भी ध्यान रखना है, टाइमली डिलीवरी भी ध्यान रखना है, और आपको क्वालिटी भी ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यस। और कभी कभार अरे यार जल्दी देना है, ऑर्डर जल्दी मांगा है उसने, चला दो या नहीं, तो वो कैसे मैनेज होता है? वो टीम को क्या उस समय गाइडेंस जाती है, क्या प्रक्रिया है? टीम को गाइडेंस ये बताते हैं हम कि जैसा मान लो अब उसको जल्दी भी चाहिए, तो हम क्वालिटी चेक एवरी 4 आवर्स की जगह एवरी 2 आवर्स कर देते हैं कि बात का टाइम बचाने के लिए। क्वालिटी चेक एवरी 2 आवर्स, रिपोर्ट भी एवरी 2 आवर्स, नहीं तो एवरी 4 आवर्स रहती है, 5 आवर्स रहती है, तो हम उसको 2 आवर्स कर देते हैं। तो फिर क्वालिटी एश्योरेंस हो गई। और प्रोडक्शन है तो हम जो है प्रोडक्शन उनको टाइमली देना है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम चला देते हैं, या फिर हम हॉलीडे नहीं लेते हैं। करेक्ट। तो फिर या एक मशीन पे है उसको चाहिए, तो फिर हम और एक मशीन पे उसको डेवलप करके 2 मशीन चला देते हैं। तो ऐसा करके टाइमली डिलीवरी दे देते मैनेज कर लेते हैं। टीम को स्क्वीज आउट करते हैं कि अरे यार आज तो भाई करना पड़ेगा यार काम, कोई ऑप्शन नहीं है, और वो बेचारे कहते हैं अरे यार हमें तो घर जाना था या हमें तो अपना काम था। नहीं, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हम नहीं बोलते कि आपको ये करके दो, तुम ऐसा करो वैसा करो। यू आर द बॉस, आप ये यूनिट के मालिक हैं आप। अच्छा। यू आर इक्वल। इसमें मैं अलग तुम अलग नहीं है। इट इज़ ए जॉइंट वेंचर। हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई मे बी डीलिंग एज ए ओनर, बट अल्टीमेटली सब मिलके ही काम हो रहा है। तो तुम जवाब दो, तुमको क्या करना है, डिलीवर करना है, नहीं करना है, माल देना है, नहीं देना है, तुम बोलो, अकॉर्डिंगली विल गो। तो वो लोग चल के आते हैं कि नहीं साहब हम ये करके देंगे, हम ये करेंगे, और आपसे ये मदद चाहिए। क्योंकि ये मेरी फैमिली है। मैं एज ए आई ट्रीट देम एज माई फैमिली। और यही वैल्यूज़ हैं आपकी कंपनी के। हाँ, आई ट्रीट देम एज ए फैमिली। तो वो जब मैं वो तरीके से डील करता हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, इसीलिए मैं वैसा नहीं रहता हूँ। भले तुम डिलीवर करो या मत करो, दैट डिलीवर करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमिटमेंट वहाँ करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे कमिटमेंट को फुलफिल करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट। और तुम्हारी ज़रूरत को पूरी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एआई का ज़माना आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो आप अपने प्लांट वगैरह में एआई का इस्तेमाल कर रहे हो? एआई का अभी हमारे पास सस्टेनेबल बोल रहे हैं लोग बनाने को, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ जाएगा शायद। अभी तक तो कुछ दिख रहा नहीं है हमें। अच्छा। कि एआई का कुछ इसमें आ रहा है, मगर डेफिनेटली अगर आता है तो आई एम ओपन टू अडॉप्ट इट। वेरी नाइस। क्योंकि ग्रोथ तो देखिए डेवलपमेंट में ही है। डेवलपमेंट नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में ही है। नहीं, ठीक है। आई एम ओपन। अच्छा, आप ट्रेडिंग में भी हैं, पॉलीमर्स की ट्रेडिंग भी करते हैं आप, और बाहर से माल ला के फिर इंडिया में आप उसको सेल करते हैं। वो शिफ्ट आया कब, या फिर वो एडिशन कब आया आपके लाइफ? ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। 2016-17 में आई वॉज 58 ईयर्स ओल्ड। अब मैं देखा यार अब बच्चे संभाल रहे काम, तो
अब अपन कितने साल काम करेंगे, क्योंकि मैं लगभग 17 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, 18 साल की उम्र से। तो 18 साल से लेके 58 बोले तो 40 साल काम कर लिए हम। तो 2017 में मुझे लगा कि आई शुड रिटायर। अरे एकदम से? एक मन में ख्याल। हाँ हाँ, नहीं ठीक है कि हो गया बस। तो मैं 2 महीने बैक सीट पे था, तो रादर यू कैन से 6 मंथ्स। तो 2 महीने मुझे अच्छा लगा, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग डूइंग, किसी को जवाब देना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फोन नहीं आ रहा है, कोई नहीं। डिस्टर्ब नहीं हो तो रहा। मैंने एंजॉय किया। तीसरे महीने लगा, सुनील क्या कर रहा है तू? नो, यू आर नॉट बॉर्न फॉर दिस। तो उस दरमियान जो है एक लैंडमार्क कोर्स में जो आपको बता रहा था, ये इंटरनल डेवलपमेंट कोर्स है। बीइंग, यानी इट्स नॉट डेवलपमेंट, बीइंग इन द मोमेंट। इन द मोमेंट, यस। वो चीज़ पे हम काम करते हैं वो लोग। ओके। तो वो कोर्स हम ज्वाइन किया मैं। तो वहाँ पे जो है मुझे प्रेरणा आई, नो, आई शुड डू समथिंग न्यू एंड आगे बढ़ो, और मुझे ये टारगेट, ये लेवल तक जाके काम करना है। तो फिर मैंने बैक सीट से फ्रंट सीट पे आई। फिर इमीडिएटली मैंने और एक कंपनी फॉर्म की, अप्लाई किया, चालू किया। फिर मैंने इंपोर्ट्स चालू की। इंपोर्ट्स में फर्स्ट 3 कंटेनर्स पहला महीना आए, आई मेड ए लॉस ऑफ 7 lakhs। ओह माय गॉड। रेट्स गिर गए। तो मैं थोड़ा घबराया, अरे बोला ये क्या हुआ? बोला चलो लेट अस ट्रीट एज ए इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ भी मंगाई, कंटिन्यू किया। तो फिर वहाँ से धीरे 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 बड़ा होता चला गया। तो आज भी मैं फ्रंट बेंच पे बैठा हुआ हूँ। ग्लोबल सप्लायर्स के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, मुझे लगता है। इट्स नॉट ईजी। बम्बई में, अहमदाबाद में कोई है तो आप चलो फिर भी जा सकते हो, बात कर सकते हो, आपका लहजा सेम है, बातें सेम है। वहाँ तो कल्चर ही अलग है। चाहे इंडियंस ही आप डील कर रहे हो, बट दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री। तो कैसे वो मैनेज, मेंटेन? ये आपका क्वेश्चन काफ़ी अप्रिशिएबल है, इट रियली मीन्स। हम जब चालू किए तो हम नए थे, मगर मेरा फंडा बहुत क्लियर था कि भाई माई नो सिंगल कमिटमेंट शुड गो वेन, यानी कोई भी मेरा जो कमिटमेंट हो गया वो हो गया। जैसे मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, कल सडनली मार्केट कोलैप्स हो गया, तो मैं ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता हूँ, भाई मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कभी उस नमूने से नहीं किया। मुझे नफ़ा हो या नुकसान हो, मैं अगर कमिटमेंट कर दिया तो आई विल ऑनर दैट। तो वो वैसा मैंने अपनी गुडविल क्रिएट की। फिर मान लो माल आ रहा हो तो मैं, एक होता है कि माल पोर्ट पे आ जाता है, उसके बाद भी 15-15 दिन लोग पेमेंट ऑनर नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, या फिर जैसा भी अपने का अपना अपना तरीका है अप्रोच करने। तो मैं जो है हमेशा सप्लायर को नज़र रख के उसको क्या तरीके से होना चाहिए, मैं वैसे काम करने से आज हमारी गुडविल बनी है। आप जो क्वेश्चन किए हैं उसका मैं देखता हूँ कि यस, वी हैव क्रिएटेड अवर गुडविल। आज हमारी जो कंपनी नोबल एक्जिम है, आज बाहर की दुनिया में जानी जाती है। हमारा काम छोटा है, आज वॉल्यूम सबके बहुत बड़े बड़े हैं, अलग अलग है, बट वी आर नोन फॉर आवर कमिटमेंट। हमारे को लोग एक गुडविल की नज़र से देखते हैं, तो वो एडवांटेज हमको हमेशा अभी मिल रहा है उसका। नाइस। भाई हमारे बारे में वो खाली सोचा, यही हमारे लिए कमाई है। सच बात है। नफ़ा नुकसान तो अपनी जगह है, बराबर। तो वो हमको एक प्रायोरिटी भी दे दिया तो बस है, और दे रहे हैं ऐसा। अरे नोबल एग्जाम दो भाई, तो ये हमको एडवांटेज मिला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कैसे ग्लोबल सप्लायर्स को रीच आउट किया जाता है? अपने शहर, छोटे शहर में बैठ के कैसे पहुंचा जाए, बात करी जाए? ऑफ कोर्स इंटरनेट का ज़माना है, बट स्टिल मेल से भी जाते हैं, और सबके जो यहाँ जो बाहर कंपनीज़ हैं उनके यहाँ पे कमीशन एजेंट्स होते हैं। ओके। तो वो लोग काम करते हैं। एक ही एजेंट 4 कंपनी का काम करता है, 6 का काम करता है, 2 का करता है। तो
वैसे जो है यहाँ जो काम करने वाले हैं तो करते करते फील्ड में अप्रोच में आए, बात हुई, फिर उसमें हम शफल करते हैं भाई किसका काम अच्छा है, क्योंकि एजेंट में भी एक पेडिग्री वाला होना चाहिए ना कि भाई क्वालिटी ऑफ काम करने वाला, उसकी भी गुडविल होना चाहिए। तो ऐसा करके फिर हम शफल करके जो अच्छे लोग हैं इस फील्ड में, तो हम उनके ज़रिए करते हैं, मगर पूरा डायरेक्ट कंपनियों से करते हैं हम पूरा। इसमें ना लॉजिस्टिक्स और रेगुलेशंस बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं देखा जाए तो, होते हैं राइट। इट इज़ नॉट सेम एज एक शहर से दूसरे शहर मंगवाना, है ना। कंप्लाइंसेस अलग अलग हैं, रेगुलेशन है, लॉजिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो भी एक चैलेंज है। देन हाउ डू यू ओवरकम दैट, हाउ डू यू प्रोसेस दैट, क्या मेथड्स हैं आपके? ऐसा है, हम लोग जो है इसमें दो तरीके का काम होता है। एक CIF होता है, जो CIF बोलने से इंडिया में पोर्ट पे ला के देते हैं वो लोग, और एक FOB होता है जो वहाँ माल दे देते हैं, हमारा जो है ट्रांसपोर्टर माल उठा करके लेके आता है। दो तरीके का काम होता है। ठीक है। तो इस तरीके से माल आता है, तो कभी तकलीफ आती भी है, कभी लेट भी हो जाता है, कभी पानी में भीग जाता है माल, बारिश बहुत होती है तो कभी कभी माल गीला हो जाता है। तो जो आप थोड़ी देर पहले बताए कि आप गुडविल की जो बात कर रहे थे, तो अब एक इंसिडेंस मुझे याद आया। हाँ हाँ। 2 साल के पहले एक हमारा जो है वेज़ल आ रहा था, टाइफून जो बोलते हैं ना, वो होने से, बारिश बहुत होने से बहुत बारिश हो गई वो। हाँ। तो जब हम माल घर आया हमारे, तो वो माल पूरे बैग्स गीले थे। मैंने कंपनी वाले को फ़ोन किया, तो वो गुडविल जो काम में आई हमारे को, ऐसे काम में आई। जब उसको मैंने बोला ये बात, तो वो 2 सेकंड नहीं लगाया मुझे बोलने के लिए कि वॉट एवर यू से आई विल डू फॉर यू। तो वो जब ये बात बोला, तो मेरा भी फ़र्ज़ बन गया कि मैं उसको नुकसान कम से कम दूँ। तो मुझे बहुत मेहनत लगी, वो माल को मैंने ड्राई किया, सुखाया, उसके बाद यूज़ किया। तो जब आप पॉलीमर्स इंपोर्ट करते हो, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या प्रोसेस है आपका, क्या तरीका है? ऐसा ही है, जितने भी सप्लायर्स हैं ये पूरे मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़े कंपनीज हैं, छोटे कंपनीज नहीं है। तो इनका काम पूरा स्टैंडर्ड से होता है। तो इनके अपने डेटा शीट्स आते हैं, वो डेटा शीट्स हमारे को भेजाते हैं, हम पसंद कर लेते हैं कि भाई ये स्पेसिफिकेशन के साथ माल चाहिए, और जो होता है वही निकलता है उनके साथ ही। वही निकलता है, वैसे ही आता। तो उतना कोई क्वालिटी का इशू आता नहीं है? नहीं आता। वो बेटर है। अब आप थोड़ी देर पहले बताइए कि भाई आप ऐसा क्या मेजर हुआ था, तो अब मुझे याद आ रहा हो, बताऊँ आपको? अरे प्लीज़। चाइना का एक ट्रेडर, ऑफ़र आया हमारे पास कि ये माल ये रेट है, तो दुनिया से वो 8 रुपये कम था रेट। तो हम देखे यार 8 रुपये का बेनिफिट है, चलो खरीद लो। तो हम 3 कंटेनर तकरीबन 60 लाख रुपए का माल ले लिया हम। अब एजेंट को हम बोल रहे हैं कि भाई ये मेरे को डाउट दिख रहा है, अपन ये पैसे जो है बाद में भरेंगे, जो भी है हमारा ड्रामा पूरा चला। वो पोर्ट पे माल आया, हम खोले तो पूरा जो है कचरा। तो ये हमारा लाइफ का लेसन है। तो हम जो है, वी हैव मेड हैवी लॉस ऑफ 60 लाख रुपये यस गॉन इन लाइक दिस, ज़ीरो। तो गलती तो हमारी है, तो हम फेस करेंगे, हम करें, ठीक है। अब आगे के लिए अलर्ट हो गए, बाकी ये हुआ है हमारे साथ। क्या करते हो आप जब ऐसा कुछ हो जाता है इतना बड़ा? ये हमारी जो फैमिली कोचिंग चल रही है ना, ये मुझे मदद करी इसमें। कोचिंग में मैं जाके बताया कि भाई इस तरीके से लॉस हुआ है। तो पहले मुझे पैसे से बहुत प्यार था, तो तकलीफ़ होती थी। डिटैचमेंट विद द मनी मैंने ये 2 साल से प्रैक्टिस की उसके ऊपर। जब जाके मुझे ये एक्सीडेंट जो है हुआ, ये मेरा, ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करा मेरे हेल्थ पे। इसमें क्या सर रहता है, जैसे कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट होता है। क्या मेजर पॉइंट्स क्या हैं? भाई देखिए, रेट्स तो ऊपर नीचे होते ही हैं, ये तो चैलेंज हमेशा रहेगा, रिस्की रहता ही है। रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में आज खरीदे कल आ जाता है, इंपोर्ट्स में आपको 1.5 महीने के बाद माल घर में आता है। हाँ, तो दैट इज़ ए मेजर चैलेंज। आज मैं रुपए में ले लिया तो कल वो 105 भी हो जाता, 95 भी हो जाता। तो रेट बेचने का तो एक ही रहेगा, करेक्ट। वो तो रेट ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो वो रिस्क रहता है, दैट इज़ ए चैलेंज। और शिप में जो माल आता है तो कभी कभी ख़राब होने के चांस रहते हैं, यूजुअली होता नहीं है, बट फिर भी मगर इट मे हैपन। तो अभी आप कौन कौन से देशों के साथ डील कर रहे हैं, और अलग अलग देशों के साथ डील करना कैसा टफ होता है? क्या क्या उसका एक एक्सपीरियंस है?
हम जापान से मंगाते हैं, वियतनाम से मंगाते हैं, थाईलैंड से मंगाते हैं, आपका ताइवान से आता है, चाइना से आता है, और इधर कभी कभी यूएसए से भी मंगाते हैं। तो ऐसा 7-8 कंट्री से मंगाते हैं हम लोग। कैसा एक्सपीरियंस? बांग्लादेश से भी आता है। ओके। तो आई एम श्योर लोग अलग अलग हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं। So, मगर इसमें अगेन क्या है कि भाई दिस आर ऑल इंटरनेशनल कंपनीज। वो खाली अपने एक देश से तो काम नहीं कर रहा, वो Correct. 20-50 देश को भी जाता है माल। तो उनका भी नेटवर्क बड़ा है, उनका एक अपना सेटअप है, उनका एक अपना तरीका है काम करने का। मगर कॉन्सेप्ट सबका 2 ही कॉन्सेप्ट है, या 3 है बोल सकते हैं आप। एक बैंक के थ्रू एलसी में आता है माल, एक एडवांस पेमेंट में आता है 100%, एक आता है 20% आप एडवांस दे दो, आप बाकी का जब एयरपोर्ट पे आने के 8 दिन पहले बाकी का पेमेंट कर दो। तो ये 3 तरीके से काम होता है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा डायरेक्ट कंपनियों से इसलिए काम करते हैं कि वहाँ चीटिंग का गुंजाइश नहीं रहता है। ठीक बात। जैसे लॉजिस्टिक्स, मतलब आपका जहाँ माल आया फिर वो जो सप्लाई जाता है अलग अलग जगह पे, इन दोनों को बैलेंस रखना कि ठीक टाइम पे आए भी, ठीक टाइम पे जाए भी, स्मूथ रहे प्रोसेस। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, माल जब आने वाला होता है तो हमको मालूम होता है कि भाई ये माल फलाने दिन आने वाला है, 2 दिन आगे पीछे होता है, तो हम उसको माल को कुछ आधा माल तो बेच के रखते हैं कि भाई कस्टमर से ऑर्डर लेके रखते हैं, माल आया भिजा दी। अगर समझो किसी वजह से माल थोड़ा रुकता है तो फिर हम वेयर हाउस में डाल देते हैं उसको, फिर वहाँ से फिर 2-4 दिन में 5 दिन में डिस्पैच कर देते हैं। अच्छा, मार्केट डिमांड आप कैसे पता करते हैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कि मैं यही माल मंगाता हूँ, इसका डिमांड है? इसके 2 तरीके हैं। देखिए आप, ये बहुत दिस इज़ मार्केट ओशन है, मल्टीपल आइटम्स हैं, यानी एक आइटम 2 आइटम नहीं, हम सारे आइटम कर ही नहीं पाते, Correct. कोई भी नहीं कर पाते। तो हम क्या करें, हम जो है स्पेसिफिक जो एरिया में हम हैं वो एरिया को हम टारगेट किए, तो वैसा हम काम शुरू किए। जैसा आज मान लो पाइप बनता है, अब मेरा मार्केट नहीं है तो मैं पाइप नहीं करता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ वैराइटीज़ है, या तो पूरा तो आप कर नहीं पाएंगे, ओशन है। करेक्ट। तो यू हैव टू चूज़ कि भाई मैं 2 चीज़ पकड़ के करूँ, 4 चीज़ पकड़ के करूँ, या 6 चीज़ पकड़ के करूँ। तो फिर हमने चालू जो किया, एक सेगमेंट को पकड़ के किया। आज हम 3 सेगमेंट में काम कर रहे हैं। कौन कौन सेगमेंट में? एक तो हो गया जो पेट का, जो आपके जार्स बॉटल्स बनाते हैं, वो रॉ मटेरियल हो गया। ओके। फिर आपके जो लीड्स आते हैं, कंटेनर्स आते हैं पीपी के, वो एक मार्केट हो गया। तीसरा जो है ये मेडिकल लाइन में मास्क बनता है, गॉन बनता है, और मेडिकल आपके ग्लव्स, बेड ब्लू कलर का शीट डालते हैं। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, यूज एंड थ्रो वन। यस यस यस। तो वो आइटम का, वो भी पॉलिएस्टर से होता है। तो वो फील्ड में भी हम काम करते हैं। नाइस। तो ऐसा आज की तारीख में हम 3 सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। कैसे पता चलता है मार्केट के बारे में कि ये फ़िलहाल मार्केट में ये चल रहा है? कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं या कैसे वर्कशॉप? सेमिनार तो हम अटेंड करते ही हैं। अच्छा। ताकि अब कस्टमर जैसा अप्रोच करता है हमारे को, भाई ये माल हमको चाहिए, आपके पास है क्या? तो वहाँ से भी हम स्टडी करते हैं कि भाई ये माल पूछ रहा है तो मतलब गैप है इसमें। तो फिर हम, हमारे जैसा यहाँ पे एक 20 इंडस्ट्री है, तो क्योंकि यू आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन हैदराबाद, तो आपको मालूम है कि कौन सा माल कौन क्या चला रहा है। करेक्ट। तो फिर हम वो सब सेलेक्ट करके फिर हम 2 आइटम, 2 इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री, अलग अलग वैरायटी का चूज़ करके फिर हम देते हैं। अच्छा, जो अभी नए दौर के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, कैसे हैं वो? क्या उनको आप बोलना चाहेंगे, यार ये 3-4 बातें ध्यान रखना, ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, कुछ आप? यू शुड डू, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या आप वॉट एवर यू डू, इट शुड बी ऑन एथिक्स। चैलेंजिंग्स तो आएंगे, मगर देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो इसको पूरे प्रोसेस को अच्छे से करना चाहिए। वैल्यूज़ में एथिक्स आ गया, इंटीग्रिटी आ गया, ऑनेस्टी आ गई, ये सारे चीज़ें जो कमिटमेंट हुआ, ये 4-5 चीज़ें जो है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। सक्सेस होने का राज क्या है फिर? कैसे आदमी सक्सेसफुल हो? भाई मेरे नज़र में तो सक्सेस को डिफाइन करना ही मुश्किल है। सक्सेस एक ही रूप की नहीं है। सक्सेस इन मनी वेज। मैं लाइफ को अच्छा जी पा रहा हूँ, ये भी सक्सेस है। मैं बिजनेस में हाइट टच कर पाया, वो भी सक्सेस है। यानी इट्स ए प्रोसेस। अब उसको हम
क्या शेप आज के ज़माने में हो सकता है फ़र्क हो, बट मेरी ज़िंदगी में सक्सेस का कोई परिभाषा नहीं है. लाइफ इज़ टू लिव, तो बिजनेस भी उसी में आ जाता है. दैट्स ऑल. इनसिक्योरिटी क्या है, डर क्या है अभी, कुछ है कोई इनसिक्योरिटी? ये सब खत्म हो गया तो क्या होगा, या कुछ और ये मेरे में 5 साल पहले तक था. था? क्या डर था, क्या इनसिक्योरिटी थी? खोने का डर था, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ खोया मैंने, तो वो क्या हुआ, घर कर गया मेरे. और अनसिक्योरिटी डजेंट एग्जिस्ट, फियर डजेंट एग्जिस्ट, ये हमारे मन में होता है, ये आभास हुआ मुझे. अनसिक्योरिटी कुछ है ही नहीं. आज हम 65 साल के हो गए हम, तो आज 65 साल में भगवान हमको भूखा तो सुलाया ही नहीं, तो फिर अनसिक्योरिटी किस बात की रहना आप में. तो ये चीज़ की जागरूकता आई मेरे में ये पिछले 3-4 साल 5 साल में. खत्म करने से पहले एक छोटा रैपिड फायर है, क्विक क्वेश्चंस होते हैं, क्विक आंसर्स आपको देने, आई एम रेडी. तो बताइएगा. बिजनेस में आपके लिए कॉकपिट चेकलिस्ट में टॉप 3 आइटम्स क्या हैं, क्योंकि आप एयरफोर्स का आपने जिक्र किया. सो जो व्हेन यू एंटर द कॉकपिट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस यानी या ऑफिस इंटरव्यू. हाँ, करेक्ट. चेकलिस्ट के 3 टॉप आइटम्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एनर्जेटिक. मैं एनर्जेटिक होना चाहूँगा, ओके और मेरा अप्रोच पॉजिटिव रखना चाहूँगा, ओके. और मेरे कर्म अच्छे हो, यानी मैं मेरे हाथ से हर काम अच्छा हो. ये 3 चीज़ मेरे लिए. नाइस. एक आपको प्लेन मिल जाए चलाने को, जो आपकी बड़ी ख्वाहिश थी बचपन की. आसमान में उड़ना चाहूँगा. नहीं, कहाँ जाना, कहीं जाओगे कोई? प्लेस बोल रहे हैं आप? हाँ, फ्रॉम वेयर टू वेयर. तो मैं कश्मीर जाना पसंद करूँगा. वादियों में. क्या बात है, ललिता जी के साथ. हाँ बिल्कुल. हाँ, आई ये लव नहीं- नेचर, आई लव नेचर. यू लव ललिता जी ऑल्सो, प्लस यू लव नेचर. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. आई लव एवरीवन. नाइस. हाँ, वो तो हमारे जीवन का अंग बन चुकी है ना. बिल्कुल सही बात है. एक हैबिट जो आपको हर रोज एकदम मिशन रेडी रखती है. सुबह 5:30 बजे जो है मैं उठ जाता हूँ. आई एम एक्टिव. सवेरे मैं मौका ही नहीं देता हूँ मेरी सोच को कि मुझे उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए. ओके. बस 5:30 बजे उठता हूँ, रेडी होके घर से बाहर. नाइस. तो दैट कीप्स मी एक्टिव. अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी पैकेजिंग क्या है, दिमाग, दिल या दिखावा? मैं हमेशा दिल को तो आगे रखता हूँ, फिर दिमाग. दिखावे में तो कुछ नहीं. पर एंटरप्रेन्योर्स को शुरुआत में तो दिखावा करना पड़ता है ना उसको, तो वो फिर चलता नहीं है, वो सब टेम्पररी है. दिल और दिमाग आपके साथ चलने वाला है. दिखावा टेम्पररी है. अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर की टूल किट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, जुगाड़, पेशेंस या नेटवर्क? सबसे ज़रूरी पूछ रहा हूँ. पेशेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट. पैकेजिंग बिजनेस में सबसे अंडररेटेड चीज़ क्या है? यू आर नॉट ए प्रायोरिटी. नाइस. एक गलती जो आप हर एंटरप्रेन्योर को बोलना चाहोगे, यार ये प्लीज़ ये मत करना दोस्त, मेरी बात मानो, ये मत करना. विदाउट मेरिट्स कोई भी कॉल नहीं लेना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मेरिट्स? भाई देखो, आप कोई कॉल लेते हैं तो आप मेरिट्स पे लेते हैं. गलत होना सही होना मैं उसको परिभाषा को गिनूंगा नहीं, हाँ ठीक है. मगर आपको लगता है कि भाई मेरिट्स पे है तो आप कॉल लेना चाहिए. ओके. विदाउट मेरिट्स आप कॉल नहीं लेना. एक प्रोजेक्ट या डील जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी, जेन्युइनली? हम लोग जो है मिंग ब्लैंकेट का प्रोजेक्ट किए थे. हाँ. वो हमारे लिए पूरी दुनिया से हटके था. अच्छा. वो प्रोजेक्ट जो है मेरी नींद उड़ाई. वो अच्छा, क्या था उसमें मिंग बैल में? एक तो कोरियन कोलैबोरेशन में था वो, और उनके साथ एक टाई अप भी हुआ था हमारा. तो वो कोई भी चीज़ हमारे हिसाब में नहीं थी, फेवर में नहीं थी, मगर हम फिर भी कर दिए वो. तो वो चीज़ मुझे जो है हमेशा, मतलब वो नींद उड़ा दी मेरी. अच्छा. तो नुकसान हुआ था या कुछ ऐसा? फिर हम वो नहीं चला पाए, हम बंद कर दिए. मिंक ब्लैंकेट्स का जो काम शुरू किया था वो चला नहीं पाए. 4-5 साल चला है, बट वी कुड नॉट मूव लॉन्ग. कोई एक फिल्म या कोई सीरीज आपकी बिजनेस पे बनाई जाए, आपकी जर्नी पे बनाई जाए, बिजनेस जर्नी पे, तो उसका नाम क्या होगा? चलते चलो. अच्छा, बढ़िया यार, ये भी सही है, ये अच्छा है. कौन सा गाना जो गुनगुनाते हो चलता रहता है, साथ रहता है? मैं ज़्यादा गाना जो गाता हूँ
तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। क्या बात है। और मैं थोड़ा देश प्रेमी आदमी हूँ। हाँ। तो वीर ज़रा का एक गाना भी मैं बहुत गुनगुनाता हूँ। हाँ। जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, सुबह वही है शाम वही है, जो सुबह यहाँ है वो सुबह वहाँ भी है। करेक्ट। तो वो भी एक गाना मुझे, बिकॉज आई एम पैट्रियोटिक पर्सन। नाइस नाइस। थैंक यू बॉस। सी यू। सेम यार। टेक केयर। बिजनेस स्टार्ट करना है पर समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें? बॉस वाला है आपका अल्टीमेट बिजनेस ऐप। यहां मिलेगा स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस आइडियाज, 11,000 से ज्यादा प्रैक्टिकल लेसन्स और 2,000 से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स का एक्सपर्ट सपोर्ट। ये सब सिर्फ 999 रुपए पर ईयर में। बॉस वाला ऐप अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक चैनल के प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉस वाला, बी द बॉस।